हेलो एवरीवन। आज हम फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंडक्टर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसमें करंट फ्लो क्यों करता है, या जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया होता है उस समय उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। करंट फ्लो नहीं करता है, पहले इस बात पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक कोई कंडक्टिंग वायर लिया है, तो किसी भी मटेरियल में हमको ये बात पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, और ये बार बार इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो है कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, फिर कभी ऐसे, इस तरह का जिगजैग मोशन इसमें हमेशा होता रहता है। इस जिगजैग मोशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। यानी कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो लगातार हो रहा है। इट मीन्स कि देयर इज अ मोशन ऑफ चार्ज, और हमको ये बात पता है कि अगर चार्ज मोशन में रहेगा तो वो अपने साथ चार्ज कैरी कर रहा है, तो उसमें करंट चलना चाहिए था। लेकिन इस वायर में कोई भी करंट नहीं चल रहा है, तब तक नहीं चल रहा है जब तक कि हम इसमें कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई बैटरी नहीं लगा रहे हैं, कोई करंट का सोर्स नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कोई करंट नहीं चल रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि इसमें कोई किसी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है कि करंट फ्लो करने के लिए किसी भी कंडक्टर में हमको नेट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस या नेट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स मिलना चाहिए। नेट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स मिलने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमने इस वेलोसिटी को डिनोट किया वेक्टर v1, इस वेलोसिटी को डिनोट किया वेक्टर v2, इस वेलोसिटी को डिनोट किया वेक्टर v3। तो एक काम कर लेते हैं, इसके आगे हमको एक और वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको v1 v2 v3 लेने की बजाय u1 u2 u3 लेते हैं। v1 v2 v3 नहीं ले रहे हैं, इसको हम लोग u1 u2 u3 इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में ले रहे हैं। आगे चल के हमको फिर एक दूसरी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी के टर्म में देखेंगे, इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी लिया। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, हमने इसको लिखा वेक्टर u1। कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है u2, कोई तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है u3। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेके चल रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसमें कोई नेट करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है जबकि चार्ज तो चल रहा है। तो चार्ज चलने की वजह से जो दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से इसमें करंट नहीं चल पा रहा है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास अगर कोई एक वेलोसिटी इस तरह से है तो डेफिनेटली इस कंडक्टर में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी वेलोसिटी ठीक इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। ये कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा इलेक्ट्रॉन इसमें जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी वेलोसिटी इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगी। चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके जस्ट अपोजिट कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ये u3 वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ u2 वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली इसके अपोजिट कोई अगला इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, हर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वेलोसिटी भी उसमें एग्जिस्ट कर रही होगी। इट मींस कि अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का एवरेज निकालें और ये मान के कि इस पूरे कंडक्टर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो द एवरेज वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un and divided by n।
अब हमने ये कहा कि अगर u1 वेलोसिटी है तो इसके अपोजिट भी कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, u2 के अपोजिट भी कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वही वेलोसिटी इस n वेलोसिटीज में से ही कहीं होगी। इट मींस कि फॉर एग्जांपल कि हम ये मान लें कि u5 इज जस्ट अपोजिट टू u1, u10 इज जस्ट अपोजिट टू u2, तो निश्चित बात है कि ये अपोजिट वेलोसिटी इन्हीं n वेलोसिटीज में से ही होगी जिसका हर अपोजिट पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर नेट सम हम देखेंगे तो दैट इज द 0/n, इट मींस 0। मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर में जब तक कि इसमें किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हुआ है तब तक इसमें करंट नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये बात हमको वो हो गई कि एक पहली बात ये याद रखेंगे कि विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल और एनी सोर्स ऑफ द करंट, द नेट करंट इन दिस इज 0। नाउ कम टू नेक्स्ट। In the next theory, the potential difference is applied. It means a source of current or source of EMF is applied. अब हमने ये भी पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी इसमें अप्लाई कर दी, तो बैटरी अप्लाई करने से क्या हुआ, तो इस एंड पर प्लस टर्मिनल और इस एंड पर माइनस टर्मिनल बन गया। प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल बन जाने की वजह से इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ हो गया। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी अप्लाई हुआ, जो कि एक्सटर्नल सोर्स की वजह से आया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर वायर के अंदर भी अप्लाई हो गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये रैंडम मूवमेंट में थे, हमको ये बात पता है फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर कोई भी एक चार्ज किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है Q, तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगना शुरू होता है, एंड द फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE। इट मींस कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम इफ दिस चार्ज इज पॉजिटिव। इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, then the direction of the force is opposite to the direction of the electric field. It means कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज हम रखते हैं, माइनस Q का चार्ज हमने रखा है, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और अगर प्लस Q का चार्ज रखा हुआ है तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इस तरफ फोर्स लगने लगेगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ये रैंडम मूवमेंट कर रहे थे, उस सारे इलेक्ट्रॉन्स पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा, और ये एक जैसे अलाइन हो जाएंगे। इनकी वेलोसिटी यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी हो जाएगी। एक डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाने की वजह से जो ये बात हमारे पास आई थी कि द नेट एवरेज वेलोसिटी इज 0, अब वो बात खत्म हो जाएगी। नेट वेलोसिटी जो है वो अब 0 नहीं रहेगी। अब क्या हुआ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u1, u2 और जो भी, और इस पर एक फोर्स इधर लगने लगा। अब थोड़ा सा मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। मैकेनिक्स अप्लाई करने के लिए हम ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इस मास पर एक इस तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर, और इसके पास इनिशियली u1 की वेलोसिटी थी। मास m है, इस पर फोर्स लग रहा है F, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 थी। तो निश्चित रूप से फोर्स लगने की वजह से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देयर इज एन एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन a इज वेक्टर F डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फोर्स लग रहा है
वो है F इज इक्वल टू माइनस का QE, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल। अब ये पार्टिकल है क्या? तो ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा दैट इज द E, where E is the charge on electron, negative side indicate the nature of the charge, and E is the electric field. E का force लगने लगा, तो what will be the acceleration? Acceleration is equal to minus का E and divided by m। इतने का इसमें acceleration आ गया। एक तो हम लोगों ने ये चीज कैलकुलेट कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाने के बाद उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो इलेक्ट्रॉन किस एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V इक्वल टू U प्लस AT लगाने के लिए हम लोग अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी हम लोग U1 मान के चल रहे थे, अगर उसकी वेलोसिटी निकालें तो इट विल बी वेक्टर V1 इज इक्वल टू वेक्टर U1 और प्लस एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एंड इट इज माइनस E बाई m और इनटू टाउ। यहां पे टाइम के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइम का नोटेशन लगाते हैं टाउ। तो यहां पे U1 प्लस माइनस E/m इंटू टाउ। अब ये टाउ जो है वो एक स्पेशल टाइम का नोटेशन है। हम लोग पहले पार्टिकल के लिए टाइम जो है वो टाउ 1 ले रहे हैं। ये माइनस साइन जो एक्सेलरेशन के साथ लगा हुआ है ये सिर्फ हमको डायरेक्शन बताता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको V1 इक्वल टू U1 और प्लस A टाउ 1 ही लिख रहे हैं। इसलिए A टाउ 1 लिख रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस वैल्यू इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स because this is the charge on electron, same for all, electric field which is applied here is same for all, and mass of the electron is same for all. It means कि the value of acceleration for all the electrons is same। हालांकि ये इनिशियल वेलोसिटी सबका डिफरेंट लिया हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन का U1, U2, UN इस तरह से लिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू सबकी सेम होगी, तो हम लोग इसको A ही मान के चल रहे हैं। V1 इक्वल टू हो गया U1 प्लस A टाउ 1। नेक्स्ट V2 की इनिशियल वेलोसिटी थी U2, एक्सेलरेशन सेम था और इसका टाइम हम लोग टाउ 2 लेके चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग लिखेंगे Vn इज इक्वल टू Un और प्लस A टाउ n। ये n इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली। अब शायद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों शुरुआत में मैंने इस वेलोसिटी को V1 से हटा के U1 किया था, ताकि ये U1 की वेलोसिटी अलग और V1 की वेलोसिटी एज ए फाइनल वेलोसिटी कंसीडर की जा सके। अब आते हैं इसके फाइनल वेलोसिटी का फिर एवरेज निकालते हैं। तो यहां निकालेंगे कि एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, और एवरेज फाइनल वेलोसिटी लेने के लिए हम लोग V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन Vn और डिवाइडेड बाय n करेंगे। अब यहां से ये जो चीज आएगी उसके लिए हम लोग हर V1, V2, V3 की जो ये वैल्यू निकाले हुए हैं U1 वाली वो लिख देंगे। तो पहला लिखा U1 प्लस A टाउ 1, नेक्स्ट U2 प्लस A टाउ 2 एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय n। अब इसके बाद से इस सबको हम एक साथ सेपरेट करते हैं, मतलब कि दैट इज U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन UN बाई n
और प्लस ए सब में कॉमन ले लिया और यहाँ लिखा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन टाउ n बाई n। आप याद करिए जब सबसे पहले हम लोगों ने बिना बैटरी के देखा था तो ये जो यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है ये आया था 0, तो इसका मतलब हो गया कि दिस इज इक्वल टू 0 और प्लस ए टाउ एवरेज, दिस इज V एवरेज, दिस इज V एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ एवरेज। अब हम इधर आते हैं, ये जो V एवरेज है, एवरेज का मतलब ये हुआ कि हम लोग ये मान के चलेंगे या ऐसा माना जाता है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग इसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद या ये सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करने के बाद वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। तो दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम लोग भी एवरेज का नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी that is denoted by vector V in subscript, there is word D, VD, that is drift velocity. Now come to the point tau average. This tau average is known as relaxation time. Tau average is known as relaxation time. अब ये relaxation time क्या होता है भाई? तो जैसा हमको नाम से दिख रहा है रिलैक्सेशन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है। कब रिलैक्स होता है? इसको रिलैक्स होने की जो जरूरत पड़ती है, तो रिलैक्स कब होता है? तो रिलैक्स होने के लिए जब हम लोग कोई मेहनत का काम करते हैं उसके बाद हमको रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है। रिलैक्स हो जाते हैं फिर मेहनत का काम करते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं फिर मेहनत का काम करते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं फिर मेहनत का काम करते हैं। इस तरह से हमारा प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली जो था वो u1 वेलोसिटी से चल रहा था, उसके बाद इस पर फोर्स लगा, यानी इसने काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया तो इसने थोड़ी देर तक काम किया। अब थोड़ी देर तक काम किया, ये फिर जाके टकराया। टकराया किससे? तो जो इसमें नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जो कि नॉन फ्री हैं, जो करंट कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से जाके टकराया। तो ये टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद इस वेलोसिटी की वजह से या इस एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी इसने गेन की थी, यानी कि v1, v2, v3, इस तरह से वो वेलोसिटी इसकी खत्म हो जाती है। टक्कर हो गई तो एक कांड हो गया, एक घटना घट गई। अब इस घटना के बाद फिर उसको दोबारा अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई आदमी कहीं कमा रहा है, घर में कमाते कमाते उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया या कोई संपत्ति बनाई। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया, सडनली कोई घटना घट गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, चोरी हो गई, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो उसकी वजह से उसका क्या हुआ, जो भी कमाया हुआ था वो सब चला गया तो वो फिर अब शुरू से कमाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी से टकरा जाता है तो टकराने के बाद जो भी इसका गेन था वो चला जाता है, वो फिर अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन ये फोर्स तो उस पर लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो वो फिर कमाता है, फिर वो ये वाली वेलोसिटी अटेन करता है। तो पहली बार वो चला, टक्कर हुई और टक्कर के बाद वो फिर अपने इनिशियल स्टेट में आया और फिर चलना शुरू किया। और जब दोबारा फिर किसी से टकराएगा तो ये पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम उसको मिलता है वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। इतना ही देर उसको अपने आप को फिर रीस्टैब्लिश करने के लिए जो समय मिला, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इतने देर में वो फिर रिलैक्स होके अपने आप को उसने रीस्टैब्लिश किया है, तो ये टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने इनिशियल वेलोसिटी के स्टेट से
अपने फाइनल वेलोसिटी के स्टेट को अटेन करने में जितना टाइम मिला, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके बाद से हम लोग करंट को इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन के टाइम में, रिलैक्सेशन टाइम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि करंट को हम लोग इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको ये समझना है कि हम करंट को इस रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग फिर से एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं। इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ जो है वो L लिया गया है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A लिया गया है और इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है। The potential difference applied across this conducting wire is V, length of this conducting wire is L and the cross sectional area is A। अब हमारा टारगेट क्या है पहले वो समझिए। हमारा टारगेट है कि करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस लेंथ एंड दिस एरिया, इसके घुमा फिरा के इसके टर्म में रिप्रेजेंट करना। लेकिन बेसिकली जो हम लोग करंट के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q बाई T। I इज इक्वल टू Q बाई T। मतलब ये कि सपोज करिए हम यहाँ पे एक कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि इट इज अ गेट, इट इज अ गेट, ये एक दरवाजा है और इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ मूव करके जा रहे हैं। यहां हम एज अ ऑब्जर्वर खड़े हो गए और हमने काउंट करना शुरू किया कि हमारे सामने से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यानी कि हाउ मच चार्जेस इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन T सेकेंड। तो जितना चार्ज हमारे सामने से या इस गेट से, इस दरवाजे से होके T सेकेंड में निकल गया वो हो गया Q। और टाइम हमने देखा हुआ है तो Q बाई T कर देंगे तो हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको बेसिकली इतना ही पता है कि I इक्वल टू होता है Q बाई T। तो हम इस Q बाई T वाले टर्म को अब बाकी के चीजों के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है तो हमको एक चीज पता होती है कि अगर L लेंथ के अक्रॉस अगर कोई बैटरी लगाई जाए और यहाँ प्लस पॉइंट और यहाँ नेगेटिव क्रिएट करें तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू V अपॉन L। अगर ये फॉर्मूला आपको शायद याद ना आ रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था E इज इक्वल टू dB बाई dr, where dB is the potential difference and dr is the length। तो इसी को विदाउट कैलकुलस फॉर्म हम लोग E इज इक्वल टू V बाई L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, V बाई L। ये पहली बात हो गई, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो यहाँ अप्लाई हुआ है वो है V बाई L। अब हम लोग ये निकालेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। पहले तो हम लोग एक चीज लिखते हैं कि लेट N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले हमको इस कंडक्टिंग वायर का वॉल्यूम जानना जरूरी है। अब वॉल्यूम जानने के लिए यहां जो हमने शेप लिया हुआ है, दिस शेप इज अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम
तो सिलेंडर का वॉल्यूम देख लेते हैं। ये एरिया जो है दिस इज पाई आर स्क्वायर, अगर हम इसका रेडियस ले लें, और ये हाइट की जगह पे हमने एल लिया हुआ है, तो द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एल। अगर यही चीज एक क्यूबिकल फॉर्म में ली जाती तो बेस एरिया लेते और इनटू हाइट लेते, यानी कि मेनली हमारा वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हो जाता है बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो हमने यहां बेस एरिया ए लिया हुआ है और हाइट उसकी एल ली हुई है, तो हमारा वॉल्यूम भी इक्वल टू हो गया, इसको हम वॉल्यूम लिख रहे हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एन ए एल। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई का है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू एन ई ए एल। इतना हमारे पास टोटल चार्ज हो गया, ये हमको Q निकल गया। हमारा टारगेट था Q बाई टी निकालने का, तो हमने Q तो निकाल लिया भाई, Q इक्वल टू एन ई ए एल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम निकालने का। तो टाइम निकालने के लिए आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू कर रहा है और उसको यहां तक आना है, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एल। डिस्टेंस हो गया एल, और जो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली है वो पहले निकाली हुई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मान के चल रहे थे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हुआ एल और ये हो गया बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमको टाइम मिल गया एल बाई वी डी। बस काम हो गया हमारा। काम हो गया का मतलब ये कि क्यू निकाल लिया एन ई ए एल और टाइम निकाल लिया एल बाई वी डी, तो क्यू बाई टी कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब एन ई ए एल और डिवाइडेड बाई एल बाई वी डी। इस वी डी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे और ये आएगा एन ई ए एल वी डी एंड डिवाइडेड बाई एल। एल से एल कैंसिल हो गया, यानी हमको आई की जो वैल्यू मिली इट इज एन ई ए वी डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, number of electrons, charge of electron and cross sectional area of the conducting wire. That's all for today. Thank you.